वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टॉपिक। ये टॉपिक आपको ईएमआरएस टीजीटी साइंस के सिलेबस में मेंशन है। वहाँ पर दो लॉज तो अलग से दिए हुए हैं, गेल-लुसैक्स लॉ और साथ ही एक अवोगाड्रो लॉ वहाँ पर लिखा हुआ है, अलग से टॉपिक का नाम। तो इन दोनों लॉज को भी हम डिस्कस करने वाले हैं और जो 9th-10th क्लास में हम बेसिक लॉज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इन दोनों लॉज को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस लॉ के बारे में किसने बताया था। तो इस लॉ को दिया था भाई किसने, लेवोशियर ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। मे बी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, वहाँ पर एक स्टेटमेंट में ये पूछ ले कि भाई किसने दिया था, तो ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन बन जाए, या फिर डायरेक्ट ही पूछ ले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था। तो इस लॉ में देखो हम क्या पढ़ते हैं, इस लॉ ने क्या बताया था कि जो भी रिएक्टेड मास होता है, अब देखो कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, भी प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इस लॉ ने ये बताया कि ना तो कुछ क्रिएट होता है ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में। वो सिर्फ क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो रिएक्टेड मास है, ठीक है, जो भी रिएक्ट करेगा यानी कि जो रिएक्टेंट है, उसका मास किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू में टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू में टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस में मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट होगा। भाई जो भी रिएक्ट नहीं हुआ है वो भी क्या रहेगा, एज ए प्रोडक्ट ही रहेगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ओके, इसने रिएक्शन की और रिएक्शन करके यहाँ पर प्रोडक्ट बना लिया HCl। अब आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है भाई, बैलेंस करना पड़ता है। अब देखो इस साइड क्या है भाई, यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर क्या है, दो क्लोरीन एटम है। मोलिक्यूल तो ये वन है, ठीक है, बट यहाँ पर हम जब चेक करेंगे तो वन मोलिक्यूल में कितने एटम है भाई, टू एटम है। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर वन मोलिक्यूल है बट टू हाइड्रोजन एटम है, वन मोलिक्यूल क्लोरीन है बट टू क्लोरीन एटम है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन रहा है इसमें देखो क्या है, एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो ये रिएक्शन आपको कैसी लग रही होगी भाई, बैलेंस दिख रही है ये रिएक्शन। यहाँ पर दो एटम, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो एटम्स मिल गए हैं। अब देखो यहाँ पर इसका मास चेक करो, हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है, वन, तो दो का कितना हो जाएगा भाई, टू। इसी तरह से एक क्लोरीन जो होता है उसका मास कितना होता है भाई, 35.5, कितना होता है भाई, 35.5। तो दो क्लोरीन एटम जब हम लेते हैं तो इसका कितना आ जाएगा भाई, 71 आ जाएगा। कितना आ गया, 71 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो। भाई रिएक्टेंट तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो इन दोनों के मास को ऐड कर दो, 2 + 71। तो कितना आ गया भाई, 73 आ जाएगा। ऐसे अब यहाँ पर इनके मास को कैलकुलेट करके देखो, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, प्लस में एक क्लोरीन का कितना है 35.5, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 36.5 आ गया। बट यहाँ पर ये कितने मोलिक्यूल्स है, इसके प्रोडक्ट में आपको कितने मिले, 2 मोल्स। तो यहाँ पर 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर ये आ जाएगा 73 ही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो देखो आपने क्या देखा कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उन दोनों का मास क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर ये क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, जो उसने बताया है कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वही टोटल मास होता है किसका, प्रोडक्ट का। देखो हम यहाँ पर ये एक और सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपको पता है वाटर की जो रिएक्शन होती है वाटर फॉर्मेशन की, वो क्या होती है, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और यहाँ पर ये क्या बन गया, वाटर बन गया। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग के क्वेश्चन भी आएंगे भाई। हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और यहाँ पर वन मॉलिक्यूल बन गया वाटर का। अब यहाँ पर कितने एटम्स हैं भाई, दो एटम है हाइड्रोजन के, प्रोडक्ट में भी दो हैं। बट यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन का वन है बट प्रोडक्ट में कितने एटम है, ऑक्सीजन के वन ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर इसे टू बनाने के लिए यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई किया। जब आप ये टू से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन तो टू हो गए बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, टू टू ज़ा फोर। हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ गए भाई, फोर आ गए। अब यहाँ पर बट रिएक्टेंट में कितने हैं, वन, ये टू ही एटम है, वन मॉलिक्यूल और टू ही एटम तो है। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर कम हो गए तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई। अब देखो ये रिएक्शन अब बैलेंस लग रही होगी, यहाँ पर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम है वो बैलेंस हो गए। यहाँ पर भी फोर एटम है, इस साइड भी फोर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हैं और इस साइड भी ऑक्सीजन के टू हैं।
अब इसका मास कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पर क्या है भई, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट का मास टोटल ऐड करके देखो कैलकुलेट करके कि कितना आएगा। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का कितना हो जाएगा भई 2, और यहाँ पर 2 मोल्स है इसके, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ऐसे ही सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर इसके लिए करके देखो, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है 2, तो 2 इंटू में 16 कितना हो गया भई 32। अब 32 प्लस 4 कर दो तो कितना आ जाएगा भई, यहाँ पर ये 36 ग्राम आ गया। तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास था वो कितना आ गया भई, 36 ग्राम आ गया। अब यहाँ पर इस साइड करके देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 आता है, चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। हाइड्रोजन का 2 आएगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है भई 16 होता है, तो ये एक का कितना आ गया यहाँ पर भई 18 आ गया। बट यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं वाटर के, 2, तो ये 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 जा कितना हो जाएगा भई 36। तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आ गया भई, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये यहाँ पर क्या वैलिड कर रहा है भई, क्या प्रूव कर रहा है कि ये फॉलो कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गेव 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 11.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद, ये पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ये जो रिएक्शन हो रही है, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है। तो देखो अभी मैंने आपको एक ही लॉ समझाया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट हम इसको यहाँ पर वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो देखो उसने क्या बोला है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे आपने हीट किया है और हीट करने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है भई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और साथ में ही क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है भई, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फ़ॉर्मूला क्या होता है, CaO। अब उसने क्वेश्चन में ही बता दिया कि 20 ग्राम तो कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसे हीट करने पर यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है आपको 8.8, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपको कितना मिल रहा है भई 11.2। तो अब इसे वेरीफाई करके चेक करो क्या आएगा भई। क्या चेक करना है हमें, मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट का मास आपको चेक करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। या आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पर देखो रिएक्टेंट का मास कितना है अभी 20 इज इक्वल टू में प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा 8.8 प्लस में 11.2। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना आ गया 20। तो अब देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम आ गया, इट मीन्स किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब इसी से रिलेटेड देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा है कि 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? उसने बोला है कि आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कितना है भई 6.3 ग्राम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फ़ॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.3 ग्राम। इसमें आपने ऐड कर दिया 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है भई, CH3COOH। इस वाले सॉल्यूशन में, सॉरी इस वाले कंपाउंड में आपने एसिटिक एसिड को ऐड कर दिया। कितना एसिटिक एसिड ऐड किया है भई, 15 ग्राम ऐड कर दिया। अब ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या करता है, एक कोई रेज़िड्यू बना लेता है, हमें नहीं पता क्या बना रहा है, बट एक कोई रेज़िड्यू बना लेता है, और साथ में यहाँ पर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। ओके, अब इसने ये पूछा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है ना, ये कितनी अमाउंट में होती है, और इसने ये बता दिया है कि ये जो रेज़िड्यू बनता है, ये 18 ग्राम बन रहा है। उसने इस प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया, सिर्फ़ आपको सिंपली क्वेश्चन में दे दिया कि आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हो 6.3 ग्राम, और उसमें 15 ग्राम आप एसिटिक एसिड को ऐड करते हो, तो यहाँ पर 2 कंपाउंड बनता है, एक तो रेज़िड्यू बन जाता है जिसका मास उसने बताया 18 ग्राम, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो उसने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या पूछा है भई, मास पूछा है कि ये कितना बनेगा। अब देखो आपने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा है कि मास ऑफ द टोटल रिएक्टेंट इज इक्वल टू में टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट क्या क्या है भाई, यहाँ पर रिएक्टेंट दो दो हैं। कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक कौन सा है भाई, ये एसिटिक एसिड। तो अब इन दोनों के मास को ऐड कर दो, 6.3 ग्राम प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 ग्राम इज इक्वल टू में, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या है, एक तो रेजिड्यू है, रेजिड्यू का मास आपको कितना दिया है 18 ग्राम। इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x, तो यहाँ पर हमने ये रखा x। और जब आप इसे ऐड करोगे तो यहाँ पर इस साइड तो क्या आ जाएगा भाई, टोटल यहाँ पर ये रिएक्टेंट का जो मास आएगा ये कितना आ जाएगा, ऐड करके 21.3। अब इस x को कैलकुलेट करने के लिए इस 18 को इस साइड ले आएँगे, तो ये कितना आ गया 18, माइनस का हो जाएगा इस साइड, ये प्लस का है। तो आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये करने के बाद 3.3 ग्राम। तो यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिएक्शन में बन रही थी वो कितनी बन रही थी भाई, 3.3 ग्राम।
तो ये क्वेश्चन बस इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। आपको कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसमें से मिसिंग होगा, बाकी पूरा वेट दिया होगा, तो आपको इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करना है, या फिर इस तरह से आपको दिया होगा कि रिएक्टेंट का मास ये है, प्रोडक्ट का मास ये है और उसके अकॉर्डिंग ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। तो आपको ये ऐसे चेक करके देख लेना है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि ये लॉ किसने दिया है नेक्स्ट लॉ को। नेक्स्ट लॉ हमारे पास क्या है अभी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर आप इसे बोल सकते हो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इसे किसने दिया था अभी, ये आपको ध्यान रखना है, किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। और यहाँ पर इस लॉ ने क्या बताया अभी देखो, ये बताया कि एक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि एक कंपाउंड को हम अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वो जो भी कंपाउंड मिलेगा हमें, ठीक है, उसमें जो उसके कंपोनेंट है जिससे वो मिलकर बना है, ठीक है, कंपोनेंट का मतलब क्या है कि जिससे वो मिलकर बना है, उनका रेशो क्या रहेगा, बाय वेट बाय मास हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देखो और सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। हम डिस्कस करते हैं H2O का एग्जाम्पल। अब H2O क्या है, सभी को पता है, ये वाटर होता है। अब उसने बोला है कि ये वाटर हमें किसी भी सोर्स से मिले, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, सोर्स चाहे इस वाटर का कुछ भी हो, लेकिन हमेशा जो ये वाटर की कंपोजिशन है वो हमेशा क्या रहेगी, बाय वेट फिक्स रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पर मास कितना है भाई, कितना है, एक का 1 होता है, तो 2 के लिए कितना हो गया, 2। और ऑक्सीजन कितनी है भाई, यहाँ पर एक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे कितना आ गया, 1:8। अब उसने बोला है कि आप वाटर कहीं से भी ले आओ, आप सी वाटर ले लो, आप टैप वाटर ले लो, आप रिवर वाटर ले लो, ठीक है, आप गंगा जल ले लो, लेकिन हमेशा ही वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, H2O ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है आपने कि भाई गंगा जल लिया है तो उसमें वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा आ गया, हाइड्रोजन कम हो गई, और आप नॉर्मल जो टैप वाटर यूज़ करते हो उसमें भाई हाइड्रोजन ज़्यादा आ गई, ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई, ये ऑक्सीजन कम हो गई। ऐसा तो नहीं होता है ना, हमेशा जो वाटर होती है, वाटर की कंपोजिशन क्या है, फिक्स है। हमेशा ही वाटर कब बनेगा, जब उसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन होता है। तो उसने बोला है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, सोर्स चाहे कुछ भी हो, हमेशा ही जो भी उसके कंस्ट्रेंट एटम है जिससे वो मिलकर बना है कंपोनेंट से, वो बाय वेट क्या रहता है भाई, फिक्स रहता है। देखो इस तरह से भी समझ के देख सकते हैं इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए ये वाले लॉ को वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का। आपने क्या किया, अभी कैंडल को बर्न किया, कैंडल को बर्न करने से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। आपने सपोज कोई एक वुड का पीस ले लिया, ठीक है, लकड़ी का, आप लकड़ी को, वुड को बर्न कर रहे हो, तो आप उसको जब बर्न करते हो तो वहां से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है प्रोड्यूस होगी। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो कैंडल को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, उसके उसका फ़ॉर्मूला कुछ और है, उस CO2 का फ़ॉर्मूला कुछ और है। और जब आप वुड को बर्न करते हो, ठीक है, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है, उसका फ़ॉर्मूला कुछ और है। ऐसा तो नहीं होता ना। जब भी आप बर्निंग प्रोसेस करते हो, तो वहाँ से क्या होगा, कंबशन जब भी आप कराते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और वो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, उसका फ़ॉर्मूला क्या रहता है भई, CO2 ही रहता है। इट मीन्स वहाँ पर इसकी जो कंपोज़िशन होती है बाय वेट, वो क्या रहती है भई, फिक्स रहती है। जैसे कार्बन का वेट कितना है भई, 12 है। एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है भई, 16, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर जो इसका रेशियो आएगा वो हमेशा क्या रहेगा भई, 3:8 रहेगा। इसकी कंपोज़िशन हमेशा यही रहेगी। इसको देखो हम एक और एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो अमोनिया का एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है कि हमने अमोनिया लिया है, तो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया का जो टोटल वेट होता है, ठीक है? अमोनिया में ये NH3 है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमेशा कैसे बनेगा, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा जब नाइट्रोजन कितना होगा, 14 ग्राम होगा, और हाइड्रोजन कितना होगा, 3 ग्राम होगा। अब ये हमें किसी भी सोर्स से मिले, ठीक है? हम चाहे इसको लैब में बनाएँ, चाहे हम इसे मतलब नेचुरली ऑब्टेन करें, हम इसे कहीं से भी ऑब्टेन करें, हमें कहीं से भी मिले, बट हमेशा जो इसका बाय वेट जो कंपोज़िशन रहेगा वो क्या रहेगा भई, फिक्स रहेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोज़िशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इन वन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपने क्या किया है, 4 ग्राम ऑफ H2 कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ O2। एक एक्सपेरिमेंट किया है आपने, और उसमें क्या हो रहा है देखो, H2 ने कंबाइन कर लिया ऑक्सीजन से, और H2 कितनी दी हुई है आपको, 4 ग्राम दी हुई है, और ऑक्सीजन कितनी दी हुई है भाई, 32 ग्राम दी हुई है। और ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर ये बना लेते हैं वाटर, और जो वाटर बन रहा है यहाँ पर वो कितना बन रहा है भाई, 36 ग्राम बन रहा है। ऐसे ही क्या बोला है देखो आगे, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें H2 कंबाइन कर रही है ऑक्सीजन से ही, ठीक है? दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है अभी, H2 कंबाइन कर रही है ऑक्सीजन से ही। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन है यहाँ पर 50 ग्राम, यहाँ पर हाइड्रोजन हमने लिया 50 ग्राम, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने कितना लिया अभी,
400 ग्राम लिया है यहाँ पर और ये रिएक्ट करके कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, वाटर ही बना रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं अभी, वाटर ही बना रहे हैं। और यहाँ पर जो वाटर बन रहा है वो कितना बन रहा है अभी, 450 ग्राम बन रहा है। तो अब इसने क्या पूछ लिया देखो आगे, अबाउट 2 एक्सपेरिमेंट फॉलोज। अब ये 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, एक 1 और एक 2। दोनों में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट वाटर बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। और इसने ये पूछ लिया कि कौन से लॉ को ये फॉलो करता है। तो ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करके देखो, क्या पढ़ा है हमने कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अब ऐड करके देख लो, रिएक्टेंट का मास कितना है यहाँ पर, 4 प्लस 32 कितना आएगा, 36, और प्रोडक्ट में कितना दिया है, 36। तो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। अब सेकंड वाले में चेक करके देखो, सेकंड में क्या है भाई यहाँ पर 50 प्लस 400, रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो गया, 450 हो गया। और प्रोडक्ट में जो वाटर है उसका मास भी कितना दिया हुआ है भाई, 450 दिया हुआ है। इट मीन्स क्या है भाई, यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो यानी कि ए ऑप्शन तो करेक्ट है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को भी वेरीफाई करके देखना पड़ेगा आपको। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में मैंने क्या बताया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड, यानी कि आपको किसी भी मेथड से मिल रहा हो चाहे, उनका जो कंपोजिशन का जो उनका जो रेशियो है वो क्या रहना चाहिए, हमेशा फिक्स रहना चाहिए। तो वो क्या आएगा भाई, देखो यहाँ पर सेम ही आएगा, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को भी ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों लॉज क्या हो रहे हैं अभी, अप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन 2 सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड वर फाउंड टू बी द सेम, द इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन 2 सैंपल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड। उसने अलग अलग सब्सटेंसेस के सैंपल नहीं लिए हैं कंपाउंड के, उसने किसके सैंपल की बात की है, कॉपर ऑक्साइड के सैंपल की ही बात की है, बाय डिफरेंट मेथड वर फाउंड टू बी द सेम। वो आपको सेम ही मिल रहा है, यानी कि आप अलग अलग मेथड से कॉपर ऑक्साइड बना रहे हो, और जो बना रहे हो यहाँ पर परसेंटेज, यानी कि उसमें कॉपर का कंपोजिशन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन का जब आप रेशो देखते हो तो वो क्या आता है, फिक्स ही आता है। तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ किसने दिया था भाई, डाल्टन ने दिया था। और क्या बताया गया है देखो इस लॉ में, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो कंबाइन करके क्या करें, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, तो द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट का मास जो डिफरेंट होगा, विच कंबाइन विथ फिक्स मास, यानी कि उनमें से एक का जो मास है वो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है उसके जो डिफरेंट मासेस आएंगे उनका जो रेशो आएगा वो क्या है भाई, वो जो एलिमेंट्स है वो सिंपल रेशो में एग्जिस्ट करेंगे। देखो इसको आप एग्जांपल से समझ के देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कार्बन के ऑक्साइड्स की बात करती हूँ मैं, ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने कार्बन के ऑक्साइड्स। तो आपने पढ़ा है कार्बन के दो ऑक्साइड्स हमने पढ़ रखे हैं, कौन कौन से, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन का यहाँ पर जो मास है वो कितना है भाई, 12 ग्राम है। और इसमें ऑक्सीजन कितनी है भाई, एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये कितना है, 16 ग्राम है। ऐसे ही अब देखो CO2 में, CO2 में कार्बन का जो मास है वो कितना रहेगा, 12 ग्राम ही रहेगा। और यहाँ पर देखो दो ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। तो ये आ गया 32 ग्राम। अब उसने बोला है कि एक एलिमेंट का जो मास है ना वो तो फिक्स रहेगा, तो अब देखो यहाँ पर कार्बन का तो मास क्या है, फिक्स है। तो और जो इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है जिसके डिफरेंट मासेस में ये एग्जिस्ट कर रहा है, उनका जो रेशियो आएगा वो क्या रहता है, सिंपल रेशियो रहता है। तो देखो यहाँ पर ये 16 है, 32 है, तो 16:32 करके देखो ये कितना आ जाएगा, 1:2 आ गया। तो ये क्या है, सिंपल रेशियो है। तो बस यही बताया है किसमें भी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताया गया है। इसको देखो एक और एग्जांपल से समझ के देख लेते हैं। यहाँ पर ये दो एग्जांपल दिए गए हैं, दोनों को देखो। एक और है जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो क्या है, सल्फर, सल्फर का तो क्या है भाई, मास फिक्स रहेगा, क्योंकि सल्फर का एक ही एटम है यहाँ पर, और इसका मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। सल्फर का कितना होता है भाई, 16 होता है। इसके रिस्पेक्ट में एक जो डाइऑक्साइड है उसमें तो दो ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर तो इसका मास कितना आएगा, 32 आएगा। और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वहाँ पर इसका मास कितना होगा भाई, ऑक्सीजन का 48 होगा। तो 30:48 का क्या करते हैं भाई, यहाँ पर रेशो कैलकुलेट करके देखो तो ये क्या आ गया, 2:3, विच इज़ अ सिंपल रेशो। ये सिंपल होल नंबर रेशो है। तो बस यही हमें पढ़ना था किसमें भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। ऐसे ही यहाँ पर ये नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया हुआ है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे N2O है, NO है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर N2O में जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है भाई, 14 होता है। N2O में कितना है, यहाँ पर देखो N2 लिखा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ पर जो रेशियो है देखो नाइट्रोजन का वो कितना है, 28 है, एक ही ऑक्सीजन है तो 16 आ गया।
NO में देखो एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, मास कितना होता है 14, और एक ही ऑक्सीजन है तो 14:16 आ गया। अब यहाँ पर N2O3 में देखो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 का हो गया 28, 28 यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितना आ जाएगा 48, तो ये यहाँ पर रेशियो क्या बन गया 28:48। ऐसे यहाँ पर N2O4 में कैलकुलेट करेंगे और N2O5 में कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आप बोलोगे कि भई यहाँ पर तो किसी का भी जो मास है वो फिक्स ही नहीं आ रहा है। जैसे SO2 का तो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, तो यहाँ पर अपने आप ही ऑटोमैटिकली क्या हो रहा था, सल्फर का जो मास था वो कांस्टेंट आ रहा था। CO में भी हमने देखा कि यहाँ पर जो कार्बन का मास था वो फिक्स आ रहा था, बट यहाँ पर तो नहीं हो रहा है। इसमें देखो यहाँ 28 है, 14 है, 28 है, 28 है, 28 है, बट आप क्या कर सकते हो यहाँ पर देखो, इस मास को फिक्स कर सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने सब में क्या कर लिया, 14 पार्ट्स ले लिया। यहाँ पर ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, सब में क्या कर लिया आपने, 14 पार्ट्स ले लिए हैं। तो 14 पार्ट्स लेने से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप इसका 14 पार्ट लोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आपने इसका हाफ किया है तो इसका भी तो हाफ ही होगा ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर देखो सब में नाइट्रोजन को आप 14 फिक्स कर दो, उसके कंपैरिजन में आप क्या करो, उसके रिस्पेक्ट में आप ऑक्सीजन के मास को कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर देखो क्या है, 14 ग्राम जब आप लोगे N2O का, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, ऑक्सीजन भी 8 आ जाएगा, ये भी हाफ हो गया। NO में देखो, NO में जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर तो 14 है, तो इसका तो चेंज करने की नीड ही नहीं है, तो यहाँ पर तो इसका क्या रहेगा, 16 ही रहेगा। N2O3 में देखो यहाँ पर 28 से आपने 14 कर दिया, मतलब हाफ किया है, तो यहाँ पर 48 से क्या हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा। तो ये 24 आ गया, ऑक्सीजन के लिए लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन का तो हमने फिक्स कर दिया। फिर देखो N2O4 में यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका 28 है, इसको भी आपको 14 बनाना पड़ेगा, तो ये 14 आपने हाफ किया है, तो यहाँ पर 64, इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का भी हाफ कर दो तो 64 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो N2O5 में यहाँ पर फिर से 28 है, तो 28 का फिर हाफ कर दो तो कितना आ गया, 14 ग्राम बना दिया आपने। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का 80 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ करने पर भई 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या आ गया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो आ गया। अब ये और भी सिंपल बन सकता है, कैसे, 1:2:3:4:5, तो यानी कि ये यहाँ पर इस तरह से ये क्या किसको फ़ॉलो कर रहा है भई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फ़ॉलो कर रहा है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो क्या है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड द वन दैट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यहाँ पर आपको ये 4 पेयर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और ये बताना है कि किसमें यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो देखो फर्स्ट जो है इसमें क्या दिया है आपको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, मतलब कि अमोनिया दिया है, और थर्ड वाले में क्लोरीन दिया है। तो देखो यहाँ पर तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट्स ही अलग अलग आ गए। नाइट्रोजन तो ठीक है सेम है, बट ये एक में हाइड्रोजन आ गया, एक में क्लोरीन आ गया, तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, कि एक ही मतलब दो एलिमेंट कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं। अब जैसे कार्बन ऑक्साइड्स पढ़े थे आपने, कार्बन की ऑक्साइड्स, तो उसमें आपने क्या देखा, कार्बन और ऑक्सीजन ही कंबाइन कर रहे हैं, बट इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने की। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। ऐसे ही देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके इनकी टेंडेंसी क्या है कि ये वाटर भी बना सकता है, और ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकता है। बट यहाँ पर देखो नाइट्रोजन तो कॉमन है, बट एक में हाइड्रोजन आ गया, एक में क्लोरीन आ गया, तो ये ऑप्शन तो देखो वैसे ही कट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है देखो, सल्फर तो कॉमन है, बट एक में हाइड्रोजन आ गई और एक में क्या हो गया यहाँ पर, ये ऑक्सीजन आ गया, तो ये भी कट हो गया। इसी तरह से सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया देखो, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है, एक ही ऑक्सीजन एटम दिया है, बट कॉपर अलग अलग है, एक में एक ही एटम है और दो, एक में दो एटम्स ही हैं। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के मास को तो क्या कर लोगे, फिक्स कर लोगे, 16 ग्राम ही है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या करोगे, इन कॉपर के मास का क्या कर लोगे भाई, रेशो निकाल लोगे, एक में एक कॉपर एटम का और एक में दूसरे में दो कॉपर एटम का। तो ये यहाँ पर 63.5 होता है इसका जो मास होता है, यहाँ पर 2 का आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू में 63.5, और फिर इसका रेशो कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 1:2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज बीइंग फॉलोड। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और इसमें भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ही पूछा है। क्या है, सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2। इसने बोला है
कि आप कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो, हमेशा वो किस में रहेगी 1:2 वाले रेशियो में रहेगी। तो देखो ऐसा किसी भी सोर्स से ऑब्टेन हो, ये तो हमने किस में पढ़ा था? कांस्टेंट कंपोज़िशन वाले लॉ में पढ़ा था। बट ये बात किसकी कर रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन की, तो फर्स्ट वाला तो आएगा नहीं। हमने ये उसमें पढ़ा था ना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोज़िशन में कि हमें किसी भी सोर्स से मिले, जो रेशियो है वो मास का क्या रहेगा? वे अकॉर्डिंग टू द वेट जो एलिमेंट्स का रेशियो बनेगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। बी स्टेटमेंट देखो क्या दिया आपको, कार्बन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड, कार्बन 2 ऑक्साइड्स बना रहा है, एक तो CO2 और एक बनाता है CO, वेयर मासेस ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ कार्बन आर इन द सिंपल रेशियो 2:1। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट बताया है कि कार्बन 2 ऑक्साइड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है, एक तो उसने CO2 बना लिया और एक CO बना लिया। यहाँ पर उसने क्या किया है, ऑक्सीजन का जो मास है यहाँ पर वो कार्बन के फिक्स मास के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है 2:1 रेशियो में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। CO2 में देखो क्या है, 2 ऑक्सीजन आती है, CO में कितनी आती है 1 आती है, तो 2:1 बन गया, तो ये ऑप्शन क्या है भई, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्टेटमेंट रीड करके देख लेना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, ये वाले को हम आगे डिस्कस। नेक्स्ट ये है भाई, देखो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये गेल लुसैक्स लॉ भी बोलते हैं इसे, और ये किसने दिया था भाई, गेल लुसैक्स ने ही दिया था। और इस स्टेटमेंट में देखो भाई क्या बताया गया है इस लॉ के स्टेटमेंट में, कि इन द गैसियस रिएक्शन, यानी कि जो भी गैसियस रिएक्शन होती है वहां पर जो रिएक्टेंट होते हैं आर ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट, कि हमेशा जो भी गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं और जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो किस में रहते हैं भाई, सिंपल रेशो में रहते हैं बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो ये सिंपल रेशो से क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्या करते हो भाई, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये कंबाइन करके प्रोडक्ट बना लेते हैं, क्या भी HCl प्रोडक्ट बना लेते हैं। बट अब देखो ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। तो अब आप इसे 1 मोल भी बोल सकते हो, 1 वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपने सपोज ये 1 वॉल्यूम लिया है, जैसे बैलेंसिंग से दिख ही रहा है भई, यहाँ पर इसका 1 कंज़्यूम हुआ है, यहाँ पर भी इसका 1 वॉल्यूम कंज़्यूम हुआ है, तो कितना प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, 2 वॉल्यूम मिल रहा है। तो 1 मोल जो है इसका 1 वॉल्यूम विल रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, और क्या करेगा भई, यहाँ पर 2 वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बना लेगा HCl के। तो यहाँ पर देखो इनका रेशियो देखो, जो इनका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है ना, इसका रेशियो देखो क्या आ रहा है, 1:1:2। तो ये क्या है भई, सिंपल रेशियो ही तो है। तो बस गे ऑफ लुसेक्स लॉ में आपको यही चेक करना है। इसी तरह से देखो हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अमोनिया बनाता है। देखो किस तरह से बनाएगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट में यहाँ पर बन जाता है आपके पास अमोनिया। तो 1 वॉल्यूम क्या होता है, नाइट्रोजन यूज़ होता है, और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन यूज़ होता है। देखो कैसे पता चला आपको ये 3 वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2, इस साइड कितने हैं, 1। तो इसको सेम करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाइट्रोजन तो 2 हो गए, बट नाइट्रोजन के साथ-साथ हाइड्रोजन भी यहाँ पर बढ़ गए हैं। कितने हो गए देखो हाइड्रोजन, 3 2 ज़ा 6, कितने हाइड्रोजन हो गए भई यहाँ पर, 6 हो गए। लेकिन रिएक्टेंट साइड पर कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 ही हैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दोनों क्या है भई, यहाँ पर बैलेंस है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इसके यहाँ पर स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यानी कि 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का कंज़्यूम हुआ है, रिएक्ट किया है किसके साथ भाई, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और इसने प्रोडक्ट कितना बना लिया, 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बना लिया। आगे देखो यहाँ पर नोट में क्या बताया गया है कि दिस लॉ इज ओनली यूज फॉर गैसियस रिएक्शन, ये गैसियस रिएक्शन के लिए ही अप्लाई होगा। इट रिलेट्स वॉल्यूम टू मोल और मॉलिक्यूल बट नॉट रिलेट विद मास। यानी कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ये जो वॉल्यूम को बोल रहे हो ना, कि भाई 1 मोल है या फिर 1 मॉलिक्यूल है, ऐसे तो हम इसको बोल सकते हैं, बट आप इसे मास के साथ नहीं को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी बन सकता है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए हैं और उसमें ये पूछ लिया कि किसमें गे ऑफ लुसेक्स अप्लाई हो रहा है या फिर किसमें गे ऑफ लुसेक्स अप्लाई नहीं हो रहा है। और उसमें आपको क्या नोट करना पड़ेगा, इनके ये नोट करने पड़ेंगे कि आपको इनके साथ सब्सक्रिप्ट क्या दिए हुए हैं, यानी कि ये कौन से इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे H2 प्लस Cl2, अगर ऐसे करके ये लिखा हुआ है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, HCl 2 मोल्स ऑफ HCl बना रहा है और यहाँ पर ये गैसियस ही लिखा है, तब तो ये लॉ अप्लाई होगा, मतलब कि ये लॉ लगेगा यहाँ पर, फॉलो करेगा इसको। बट अगर मान लो यहाँ पर ये ऐसे सॉलिड लिखा होता, एक्वस लिखा होता, तब ये लॉ नहीं लगता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, यानी कि आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह की नीड ही ना पड़े। डायरेक्ट आपको सिर्फ क्या चेक करना पड़े इनके, कि भाई ये गैसियस इसमें एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड देखो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया, कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और अमोनिया देता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस।
और अमोनिया गैस आपको बतानी है कि कितनी बनेगी व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन आपके पास कितना हो भई, 6 लीटर हो, ऑल वॉल्यूम्स मेजर एट एसटीपी। और इसने ये बोल दिया कि जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, एट एसटीपी कर रहे हैं। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो देखो क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं हम, क्या बोला है उसने, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया। ये तो हो गई फर्स्ट लाइन की बात कि भाई ये होगा। अब सबसे पहले तो आपको जब भी कोई रिएक्शन दी हो तो सबसे पहला काम तो आपका क्या है, उस रिएक्शन को बैलेंस करने का, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। विदाउट बैलेंस रिएक्शन किसी भी क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अभी लास्ट में ही हमने डिस्कस किया था कि कैसे रिएक्शन बैलेंस होगी, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये क्या है भाई, 3 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, देखो 1 वॉल्यूम तो नाइट्रोजन का यूज़ हो रहा है, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है और 2 वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रहा है भई, अमोनिया बन रहा है, ठीक है? तो आपने क्या देखा कि 3 वॉल्यूम जब हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर रिलेशन देखो किस-किस का है, उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। आपको अमोनिया बतानी है कितनी बनेगी व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखो 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बन रहा है। देखो ध्यान से देखो वापस से, जो यहाँ पर 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, वो क्या कर रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बना रहा है भई, अमोनिया बना रहा है। और इसी को देखो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कि यहाँ पर आप वॉल्यूम को कैसे रिलेट कर सकते हो, 1 मोल से, 1 मॉलिक्यूल से या फिर 1 लीटर से, इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, देखो 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से क्या बन रहे हैं, 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको किसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 के लिए, क्योंकि उसने 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन का पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 के लिए कितना आ जाएगा भाई, 2/3 आ जाएगा। तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई में 6, तो यहाँ पर ये कैंसिल करोगे तो कितना आ गया भाई, 4 लीटर। तो यानी कि यहाँ पर ये कितना वॉल्यूम यूज़ होगा इसका, 4 लीटर, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, 4 वॉल्यूम। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, इसी से थोड़ा रिलेटेड है। क्या दिया है देखो आपको, 2500 सीसी, सीसी क्या है यहाँ पर भाई, ये यूनिट ही है, ठीक है, वॉल्यूम को मेजर करने की ये यूनिट होती है। ऑफ ऑक्सीजन वाज बर्न्ट विथ 600 सीसी ऑफ इथेन। क्या दिया है आपको, देखो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो कि इथेन को आप बर्न करते हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या मिलता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज ऑक्सीजन। अनयूज ऑक्सीजन बतानी है आपको कितनी है, और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बताना है कि यहाँ पर कितना बनेगा। अब देखो इथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन को बर्न करने से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं अभी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनते हैं। तो यानी कि यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, C2H6, ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसको यहाँ पर आपने कंबशन रिएक्शन कराया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, बर्न करने पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, CO2 प्लस 6H2। अब क्या करना है इसको भई, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप ये चेक कर लेना, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने पड़ेंगे और इस तरह से पूरा बैलेंस होके क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इस साइड यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से आपने क्या देखा, वो सीसी की टर्म्स में बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या है, ये 2 वॉल्यूम है, यहाँ पर ये 7 वॉल्यूम है, ये यहाँ पर 4 वॉल्यूम बन रहा है। तो हम यहाँ पर ये जो वॉल्यूम के टर्म्स है ना, इनके प्लेस पे सीसी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो सीसी की टर्म्स में यहाँ पर क्वेश्चन में बात कर रहा है। तो देखो क्या हो गया, 2 सीसी जो है वो C2H6 का हाइड्रोकार्बन का रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 7 के साथ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, 600 के लिए। तो 600 ऑफ जो ये इथेन है, C2H6 है, ये कितने ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा, इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना भाई, ये आ जाएगा ना। देखो दोबारा से बताती हूँ मैं यहाँ पर, अगर 2 ग्राम ऑफ C2H6 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 7 सीसी ऑफ O2, 7 सीसी ऑफ O2 के साथ कर रहा है, ये नहीं है यहाँ पर। तो 600 के लिए उसने बात की है क्वेश्चन में, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। 600 जो C2H6 है, इसके लिए कितना आ जाएगा भाई, 7/2 इंटू में ये 600, तो यहाँ पर जब आप ये सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 2100 सीसी आ गया। अब क्या पूछा है उसने, अनयूज ऑक्सीजन, अनयूज ऑक्सीजन की बात की है उसने। अब यहाँ पर देखो कितना है, 600 C2H6 कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 100, बट क्वेश्चन में आपको देखो कितनी ऑक्सीजन दी है, 2500 दी हुई है। तो इसका मतलब 2500 में से ओनली किसने रिएक्ट किया है, 2100 सीसी ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया है। तो 2500 में से 2100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास अनयूज ऑक्सीजन आ जाएगी, कितनी आ गई भी, 400 सीसी आ गई। तो एक पार्ट तो यहाँ पर इसका सॉल्व हो गया। अब सेकंड में उसने देखो क्या पूछा था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी बताना है कि यहाँ पर कितना आएगा। तो देखो 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, देखो
4 वॉल्यूम बन रहा है। 2 वॉल्यूम ऑफ C2H6 से कितना यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है भाई? 4 वॉल्यूम ऑफ ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखो 1 के लिए हो जाएगा यहाँ पर 4/2। ओके, अब कितने के लिए कैलकुलेट करना है आपको? क्वेश्चन में कितना दिया है? 600 दिया है ना, तो 600 C2H6 के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी भाई? 4/2 इंटू में 600। तो यहाँ पर ये जब आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1200 सीसी आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे-छोटे से क्वेश्चन ये मतलब देखने में तो वैसे कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट छोटे-छोटे क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलो देखते हैं अभी, नेक्स्ट है अवोगैड्रो लॉ। तो अवोगैड्रो लॉ से पहले हम एक बार क्या देखते हैं अभी? अवोगैड्रो हाइपोथेसिस को देखते हैं। अवोगैड्रो लॉ से पहले एक बार आपको ध्यान देना है, अवोगैड्रो हाइपोथेसिस को हम डिस्कस करेंगे। तो अवोगैड्रो हाइपोथेसिस को किसने दिया था भाई? बर्ज़ेलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, और इसे हम बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस में क्या बताया गया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सेम मिलता जुलता ही है, किससे? अवोगैड्रो लॉ से है। तो अवोगैड्रो लॉ और इससे हाइपोथेसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप देख लेना, ठीक है। बर्ज़ेलियस इसमें भी क्या बताया गया है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यानी कि कोई भी गैस हो, अगर हमने उसका इक्वल वॉल्यूम लिया है तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या रहेंगे भाई? सेम ही रहेंगे। ओके, इसी तरह से यहाँ पर देखो अवोगैड्रो लॉ में बताया गया है कि एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यानी कि कोई भी गैस ले लो, अगर आपने उनका वॉल्यूम सेम लिया है तो उसके अंदर क्या है भाई? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं। आप ये बोल सकते हो यहाँ से कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। एन किसके लिए लिखा है भाई? यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा है, ठीक है। अब देखो, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ 1 डज़न का, फिर यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। अब देखो 1 डज़न, आप मार्केट गए, ठीक है, और आपने डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के फ्रूट्स ले लिए 1 डज़न जाकर। अब सपोज़ आपने 1 डज़न क्या लिया है? 1 डज़न आपने सपोज़ ऑरेंज ले लिए, ठीक है। अब ऑरेंज लिए आपने 1 डज़न, और 1 डज़न आपने वाटरमेलन ले लिए, ठीक है। और इसी तरह से 1 डज़न ग्रेप्स ले लिए, ठीक है। मुझे पता है ग्रेप्स डज़न के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, ठीक है, बट मैं सिर्फ़ समझाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ कि 1 डज़न सपोज़ आपने क्या ले लिए? ग्रेप्स ले लिए। अब देखो, अब इनके सबके साइज़ तो अलग-अलग हैं, ग्रेप्स तो साइज़ में और भी छोटे होते हैं, ऑरेंज इसके कंपैरिज़न में थोड़े बड़े होते हैं, और वाटरमेलन तो इनके दोनों के कंपैरिज़न में काफ़ी बड़े होते हैं। अब देखो, 1 डज़न जब आपने ग्रेप्स लिए तो कितने आए? 12 ही आएँगे। जब आपने 1 डज़न ऑरेंज लिए तो कितने आएँगे? 12 ही आएँगे। और 1 डज़न जब आपने वाटरमेलन परचेज़ किए तो भी कितने आएँगे? 12 ही आएँगे। अब इन सबके साइज़ तो अलग-अलग है। बट जो नंबर ऑफ एंटिटी है, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है, वो तो क्या आई है? सब में सेम ही आई है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि वाटरमेलन भाई बड़े होते हैं साइज में, इनका मास ज़्यादा होगा, तो भाई इसलिए 1 डज़न के अंदर ये कम आएँगे, और भाई 1 डज़न ग्रेप्स में जो है, भाई इनका मास क्या है भाई? कम बनेगा, और ये छोटे भी होंगे साइज में, तो 1 डज़न में ये ज़्यादा आ जाएँगे। भाई 1 डज़न क्या है? एक फिक्स एंटिटी है ना, एक फिक्स क्वांटिटी है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, जब आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज़ लेते हो एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना इक्वल वॉल्यूम के अंदर, वो क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। जैसे सपोज ये बलून है, इस बलून के अंदर, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को फिल किया आपने। इसी तरह से ये ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो इसमें आपने 1 मोल ऑफ O2 को फिल कर दिया, और यहाँ पर आपने CO2 गैस के 1 मोल को फिल कर दिया इसमें। तो यहाँ पर क्या है देखो, 1 मोल की ही बात कर रही हूँ मैं। तो 1 मोल क्या हो गया? एक फिक्स एंटिटी हो गई ना, फिक्स वॉल्यूम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम ही यहाँ पर इतने ही ऑक्सीजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और सेम ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मैंने आपको डज़न का एग्ज़ाम्पल दिया है, सेम वैसे ही। तो एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बलून्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिगार्डलेस ऑफ व्हिच गैस दे कंटेन। इनके अंदर चाहे कोई सी भी गैस प्रेज़ेंट हो, उनका मास चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब आपने इक्वल वॉल्यूम लिया है सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या रहेंगे भाई? सेम रहेंगे। तो ये था भाई क्या? अवोगैड्रो लॉ। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड SO2 आर 32 एंड 64। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है आपको ऑक्सीजन का, और सल्फर डाइऑक्साइड का कितना बताया गया है? 32 और 64 बताया गया है। और लिखा है आगे एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 मरकरी प्रेशर। यहाँ पर देखो लिखा गया है, ये टेम्परेचर कंडीशन हो गई, और ये क्या हो गया भाई? यहाँ पर प्रेशर कंडीशन हो गई। ये जो मरकरी प्रेशर यूनिट होती है किसके लिए होती है भाई? ये प्रेशर के लिए होती है। 1 लीटर ऑफ O2, इसने बोला है कि इतने टेम्परेचर प्रेशर पे आपने क्या किया है? 1 लीटर ऑक्सीजन ली है,
और 1 लीटर ऑक्सीजन के अंदर ना n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट है। तो उसने यही पूछा है इसी सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 2 लीटर ऑफ SO2 के अंदर कितने आएँगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज़ या फिर मास उनके आपको क्या चेक करना है कि अगर आप जब इक्वल वॉल्यूम लेते हो, तो क्या हो जाएगा उसमें सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे भई सेम ही रहेंगे। तो देखो अगर आपने O2 लिया है, O2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आए हैं यहाँ पर N आए हैं। तो SO2 के अंदर कितने होंगे यहाँ पर भई? अगर आप SO2 का 1 लीटर लेते हो, ये 1 लीटर लिया था आपने O2, इसी तरह से 1 लीटर जब आप SO2 लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? N ही पार्टिकल्स आएँगे, N ही मॉलिक्यूल्स आएँगे। और अगर यहाँ पर आप क्या कर लोगे 2 लीटर लोगे तो यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2N हो जाएगा। अभी बताया था ना मैंने कि अवोगाड्रो लॉ में कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। यानी कि आपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया, 1 लीटर से 2 लीटर बना दिया सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे वो भी क्या हो जाएँगे डबल। सेम ये आपने 2 लीटर लिया है ना, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें कितने आ जाएँगे भई 2n आ जाएँगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भई ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर खत्म होते हैं सारे लॉज़ जो भी यहाँ पर आपको सिलेबस में करने थे, तो उसी से रिलेटेड मैंने जो भी पॉसिबल जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते थे, उनको हमने डिस्कस किया है। अगर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं भी होते हैं, तो आप इन लॉज़ को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लेना, मेबी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट यानी कि स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आते हैं तो। तो देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना कि इस क्वेश्चन में लॉ किसने दिया है, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये हमने स्टार्टिंग में ही सबके उसमें इंट्रोडक्शन में देखा था कि कौन-सा लॉ किसने दिया है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर ये भी टॉपिक आपको मेंशन है सिलेबस में कि आपको परसेंटेज कंपोज़िशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये सिंपल सा है, इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को ज़रूर देखना, इसे छोड़ना मत। ये ईज़ी है, ठीक है? आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा या फिर इसमें टाइम लगेगा, समझने में प्रॉब्लम होगी। ईज़ी टॉपिक है, यहाँ से आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो परसेंटेज कंपोज़िशन कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर ज़िंक का इन व्हाइट विट्रोल। ये व्हाइट विट्रोल क्या है भई ज़िंक का एक कंपाउंड है। इज़ अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स का यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो आपको मास भी दिया हुआ है और इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर आपको ज़िंक का परसेंटेज कंपोज़िशन कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा। तो देखो ये सिंपल वैसे ही है जैसे जब आप क्या करते हो अपना मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो ना, जैसे हम मार्क्स करते हैं भई टोटल मार्क्स ये है और इस सब्जेक्ट में हमारे इतने आए हैं। तो उसमें जैसे आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो सेम वैसे ही है। आपको क्या करना है जो भी कंपाउंड है, ठीक है? उस कंपाउंड का पहले टोटल मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो भी कंपाउंड है, इसका यहाँ पर हम मास कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो क्या आ जाएगा ज़िंक का आपको यहाँ पर दिया ही हुआ है। क्या दिया हुआ है भई 65 ज़िंक एक ही एटम है तो क्या आ गया भई 65 प्लस सल्फर, सल्फर का देखो मास कितना होता है 32 और यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन भी है। तो कितना सल्फर है यहाँ पर इसमें फ़ॉर्मूले में? एक ही है तो ये कितना आ गया 32 प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो कितनी दी हुई है भई आपको 4 तो 4 इंटू में एक ऑक्सीजन का मास कितना है भई 16 है तो ये आ गया 16 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो प्लस में 7H2O। अब यहाँ पर आपको H2O का वैसे भी मास याद होगा तो बहुत अच्छी बात है कितना होता है 18 होता है, नहीं भी याद तो आप ये कैलकुलेट कर लेना। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है? एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 2 और प्लस में 16 तो कितना आ गया 18 आ गया, 7 है तो यहाँ पर 7 इंटू आपने ये क्या कर दिया 18 कर दिया। तो इस तरह से क्या है भई यहाँ पर ये टोटल ज़िंक इसका ज़िंक विट्रोइल का ये जो व्हाइट विट्रोइल है इसका क्या आ जाएगा यहाँ से टोटल मास आ जाएगा। आप ये टोटल कैलकुलेट करके ऐड करके देख लेना कि कितना आता है। फिर देखो यहाँ पर आगे क्या करना है आपको ज़िंक के लिए पूछा है, तो जिसके लिए पूछा है ना उसके मास को तो आप ऊपर रख लो, ठीक है? ज़िंक के लिए पूछा है उसने ज़िंक का परसेंटेज यहाँ पर, तो ज़िंक का मास कितना है 65 है। यहाँ पर देखो इसका अप्रॉक्सिमेटली 200 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है? तो मैं ऐसे ही अज़्यूम करके लिख देती हूँ, ठीक है? मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा है, सपोज़ मैं ऐसे ही 200 लिख देती हूँ, वैसे 200 से ज़्यादा ही आएगा शायद यहाँ पर। तो ये 200 इंटू में आपने क्या करना है फिर परसेंटेज के लिए 100 कर देना है, तो ये आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे इसे सिम्प्लीफाई क्या करना है काट-पीट के सॉल्व कर लेना। तो ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये जो ज़िंक की परसेंटेज है आई थिंक ये आएगी ऑप्शन नंबर डी 22.65% आएगी। मेबी ये रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करके नहीं चेक किया है, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको देखो मैं आपको और एक और एग्ज़ाम्पल से समझा देती हूँ, अगर कोई और इसमें आ जाए, ठीक है? ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी पड़ेगी, यहाँ पर ये करना पड़ेगा। मैं आपको H2O से वाटर के इससे समझा देती हूँ, ठीक है? ये वाटर है, इसमें मान लो सपोज़ आपको हाइड्रोजन का भी परसेंटेज कंपोज़िशन बताना है
और ऑक्सीजन का भी परसेंटेज कंपोज़िशन कैलकुलेट करके बताना है कि कितना है, ठीक है? या फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का जो टोट ये इसका वाटर का जो टोटल मास आएगा वो कितना आएगा? 18 ग्राम आएगा। अब मैं आपको दोनों का कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ अलग-अलग। हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है तो हाइड्रोजन का देखो इस मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 1 हाइड्रोजन का होगा 1, 2 का कितना होगा भई? 2 का आ जाएगा 2 अपॉन में टोटल मास कितना है? 18 है इंटू में 100। तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी कि ये कितने परसेंटेज कंपोज़िशन में प्रेज़ेंट है। इसी तरह से देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंपोज़िशन कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना मास है भई? 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन के लिए कितना होगा भई 16 अपॉन में यहाँ पर ये कितना है 18 है टोटल, तो 16 अपॉन में 18 इंटू में 100 तो इसे काट-पीट के आप सॉल्व कर लेना। जो भी परसेंटेज में यहाँ पर आंसर आएगा, वो क्या हो जाएगा इस H2O के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोज़िशन आ जाएगी कि भई ये कितना प्रेज़ेंट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये परसेंटेज कंपोज़िशन सिर्फ़ आपको ऐसे कैल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भई एवरेज एटॉमिक मास ये टॉपिक भी आपको सिलेबस में अलग से ही मेंशन है कि आपको ये करना है और ये टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं क्योंकि ये वाले टॉपिक को जब आप देखोगे ना तो जो टीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आप देखना कि आपको ये वाला इस पैटर्न पे क्वेश्चन डी ट्रिपल एसबी में भी मिलेगा और ये शायद एचटेट में भी आए हुए हैं और अभी जो एनवीएस, केवीएस के जो हमने पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एवरेज एटॉमिक मास का टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, आपको आइसोटॉप्स दिए होंगे, ठीक है? और उनकी रिलेटिव अबंडेंस दी होगी कि भई ये नेचर में कितने परसेंटेज मिलता है, कितने परसेंट मिलता है और सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आइसोटोप है, उसके मास को उसके रिलेटिव अबंडेंस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है और क्या करना है भई डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। तो इस तरह से जब आप ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या है भई आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर जैसे अब हम इसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ये नियॉन है, नियॉन के आपको आइसोटॉप्स दिए हुए हैं। तो नियॉन जो 20 है, इसकी जो अबंडेंस आपको दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 0.9051 दी हुई है। तो देखो यहाँ पर ये जब आप कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर इसमें कैसे लिखेंगे, इसका मास 20 इंटू में इसकी अबंडेंस को लिखना है 0.9051 ओके, प्लस क्या करना है 21 वाला लिखो, 21 इंटू में इसकी अबंडेंस कितनी है 0.0027 ओके और फिर क्या है यहाँ पर प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद क्या है इसके बाद यहाँ पर ये 22 वाले की लिखेंगे तो ये 22 वाले की जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू में 0.0922 और अपॉन में आपको क्या करना है 100 कर देना है और क्या करना है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और फिर ये 100 से डिवाइड करना है और ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा यहाँ पर आंसर वो कितना आ जाएगा 21.187 कुछ आएगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखो कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ सिंपली आपको उसके मास से उसकी अबंडेंस को मल्टीप्लाई करना था और आंसर आ गया, ठीक है? क्वेश्चन को देख के ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या पूछा गया है, क्या करना है इसमें। तो इस कॉन्सेप्ट को भी एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना और ज़रूर देख के जाना। और यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ठीक है, ये तो डायरेक्ट है, भई अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ हो, बट अगर डायरेक्ट नहीं दिया होता, एक क्वेश्चन जो इसके बनने के चांसेज़ हैं ऐसे भी बन सकते हैं कि आपको बोरोन के बारे में एक क्वेश्चन लेते हैं देखो, बोरोन जो है वो नेचर में 2 आइसोटॉप्स की फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, एक तो कौन-सा कि भई जिसका मास क्या होता है 10 होता है और एक क्या बोरोन 11 ये नेचर में इस तरह से 2 आइसोटॉप्स की फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। What are the percentage abundance of two isotope in a sample of boron having average atomic mass 10.8? उसने ये बता दिया कि इस बोरोन का जो एवरेज एटॉमिक मास है ना वो कितना है 10.8 है ओके और उसने ये पूछ लिया कि नेचर में ये कितना मिलता है और ये कितना मिलता है ठीक है ये क्वेश्चन अपोजिट कर दिया लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया है हमने ये देखा कि उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे आएगा आपको उनका एटॉमिक मास दिया हुआ था और रिलेटिव अबंडेंस दी हुई थी यहाँ पर उसने मास तो बता दिया है कि ये मास है और इसका एवरेज एटॉमिक मास बता दिया है बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है उसने इसकी रिलेटिव अबंडेंस पूछ ली है कि ये कितना मिलेगा तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पर B10 है और एक क्या है भई B11 है, तो इनकी कंपोज़िशन को हम लेट कर लेते हैं। अब तो आपको ये तो पता ही है परसेंटेज टोटल कितनी होती है, 100 में से हम बात करते हैं। तो लेट्स से परसेंटेज कंपोज़िशन मैंने B10 की जो है वो ये मान ली कि नेचर में कितना मिलता है, X मिलता है।
ओके। इसी तरह से अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन B11 की कितनी हो जाएगी? अब टोटल नेचर में कितना होता है? 100 होगा। भई टोटल दोनों का कंबाइनली जो होगा वो कितना होगा? 100 ही तो होगा। तो अब अगर टोटल दोनों का कंपोजिशन 100 है, तो 100 में से मैं क्या करूँ? B10 की यानी कि जिसको हमने एक्स सेलेक्ट किया था इसको क्या कर देंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी कि ये B11 की परसेंटेज कंपोजिशन आ गई। अब एवरेज एटॉमिक मास का जो फ़ॉर्मूला होता है ना, आपको वही लगा देना है। एवरेज एटॉमिक मास का फ़ॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? क्या करना है? मास लेना है, मास कितना है 10 और उसका क्या करना है? जो भी रिलेटिव अबंडेंस है, तो जो 10 एटॉमिक मास हमने कंसीडर किया था, इसका जो अबंडेंस है, वो हमने कितना लेट किया था? x तो 10 मल्टीप्लाई में x आ गया, प्लस अब आपको क्या करना है? दूसरा जो भी आइसोटोप है, उसका मास लेना है, कितना है? 11 और साथ में क्या करना है? मल्टीप्लाई में इसकी रिलेटिव अबंडेंस, तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी आई है भई? 100 माइनस x तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और अपॉन में क्या आ जाएगा भई 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 अब एवरेज एटॉमिक मास तो इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में कितना बताया मैंने 10.8 बताया है तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया 10.8 रख दिया इज इक्वल टू में यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 10x प्लस में यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लो 11 को 100 से करोगे कितना आ जाएगा भाई 1100 आ जाएगा माइनस यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 11x आ जाएगा अपोन में क्या किया 100 अब क्या करना है आपको इस 100 को इस साइड ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 10.8 इंटू में ये क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर 100 इज इक्वल टू में यहाँ पर देखो ये क्या है 11x और ये क्या है यहाँ पर 10x है तो यहाँ पर ये कितना बचेगा 1100 माइनस का x बचेगा माइनस का x ही तो बच जाएगा भाई अब यहाँ पर ये क्या करना है आगे और इसको आपको यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करके यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो इट मीन्स x जो था वो कितना परसेंटेज है भई 20% है, x कितना आ गया 20% आ गया। x हमने किसके लिए कंसीडर किया था? B10 के लिए जिसका मास कितना था 10 तो अगर ये 20% प्रेज़ेंट है नेचर में तो जो B11 था, इसके लिए कितना बच गया भई 100 माइनस 20 कर दो, कितना आ गया 80% तो ये बस आंसर आ गया। तो देखो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगर आपको डायरेक्ट एवरेज एटॉमिक मास पूछता है, तो वो भी बता दिया है और इनडायरेक्टली पूछता है, तो वो भी बता दिया है। कई बार क्वेश्चन में वो ऐसा करेगा कि आपको एक के लिए ही दे देगा, दूसरे के लिए फाइंड आउट करना है, तो वो ऐसे ही कर लेंगे एक्स को लेट करके, ठीक है? यानी कि दूसरे को हम क्या कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। ये थे आज के क्वेश्चंस जिसमें हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया है और साथ ही एवरेज एटॉमिक मास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही हमने परसेंटेज कंपोजिशन वाले टॉपिक को भी डिस्कस किया है और जो टॉपिक बचे हुए टॉपिक हैं मैं ट्राई करूंगी कि उनसे रिलेटेड टॉपिक की भी वीडियोस लेकर आऊं और साथ ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी करें तब तक पढ़ते रहना रिवाइज करते रहना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास